अरे वाह बापूजी। आइए आइए आइए। जीते रहो जीते रहो आइए। जीते रहो बापूजी जीते रहो बस जीते जाओ रहो। बेटा कितने दिनों के बाद हमें घर बुलाया मनहर। मुझे तो ऐसा लगा तुम लोग हम दोनों को भूल ही गए। बाबूजी कैसे भूल सकते हैं आप लोग। सुबह से लेकर शाम तक हर काम में आप लोगों की बहुत याद आती। और वैसे भी मोटा भाई का घर छोड़ने के बाद वहां आने में थोड़ा संकोच होता है बापूजी। और वैसे भी आप लोगों को बुलाते हुए भी डर लगता है कहीं मोटा भाई बुरा ना मान जाए। आप ही ने कहा था ना बात कि परिवार जब अलग हो जाते हैं तो कोई एक अकेला हो ही जाता है। तुम अकेले नहीं हुए हो मनहर। और हमारा परिवार टूटा नहीं है, फैला है। जैसे मकान बड़ा हुआ हो और 2 कमरे थोड़े से दूर हो गए हो। इस घर से उस घर का रास्ता मुझे तो अपने घर का आंगन लगता है। कैसे हैं आप लोग बाबूजी? मोटा भाई भाभी। वैसे सोनल बता रही थी कि देवकी आजकल कुछ उलझन में है। मतलब विराज का पता जानने के लिए एक बार फोन किया था लेकिन ज्यादा कुछ बात नहीं की और फोन रख दिया। हाँ, वैभव कहाँ है? मतलब उसकी कोई खैर खबर है या नहीं? बस बस इतने सारे सवाल मत कर। सबके जवाब देने बैठूंगी तो मन भर जाएगा। वहां तो चोम टिकाए रखती हूँ लड़ने के लिए ताकि दिल बैठ न जाए, लेकिन यहाँ तेरे सामने आंखें भीगने लगेंगी। बापूजी आपको कंसर पसंद है ना? आपके लिए खास बनाया है। और क्या बनाऊं? और बाजरे का रोटला, भरे हुए बैंगन और आलू की सब्जी, खिचड़ी, कढ़ी, और हाँ, कढ़ी में मूली डालना मत भूलना। और साथ में अरे बस बस मास्टर, इतना सारा खाओगे रात के वक्त तो हजम नहीं होगा। वही तो कह रहा था मैं ज्योत्सना से कि हिंगास्टक घर में ना हो तो मंगवा लेना। हाँ? आया बाबूजी। हाँ, सोनल के लिए लड़का देखा है। पढ़ा लिखा है, परिवार को तो आप लोग जानते ही हैं। मैं चाय बना कर ला दूंगी। इसे तो शायद देखा था पहले, इतना सा था तब। जेतानी परिवार का लड़का है ना? हाँ। मुझे भी फोटो दिखाओ केसर। अगर मैंने मना कर दिया तो सोनल की शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, लो देखो। हाँ। अरे जय कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण निर्मला। जय श्री कृष्ण बाबूजी। जय श्री कृष्ण बेटा। बैठो। अरे नहीं, बैठो बैठो। केम छो तमे बा? अरे वाह निर्मला, तुम तो गुजराती बोलने लग गई। अभी मैंने सोचा गुजराती चाय इतनी अच्छी है तो गुजराती भाषा कितनी अच्छी होगी, इसलिए सोनल से सीख रही हूँ मैं। मैंने तो तय कर लिया, बहू भी गुजराती लाऊंगी। वैसे भी ज्योत्सना सोनल के लिए लड़का ढूंढी रही है, तो लगे हाथों मेरे लिए मंगरोल से बहू भी लाके देगी। क्यों? आई। अरे तू कधी आलास? बस बस, आप लोग जब ये गुजराती बहू वाली बात कर रहे थे ना, तभी। नमस्ते बा। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? जब तक तू पेपर में काम करते रहेगा तब तक हमें अच्छे रहने नहीं देगा।
अगर मैं ये कह दूं कि हम अच्छे नहीं हैं, तो ये खबर तुरंत अपने अखबार में छाप देगा। भाई बेहतर है हम तुमसे कुछ बात ही ना करें। विराज, चाबी ले, मैं आ रही हूँ। हेलो भाभी, विराज बाहर गांव से लौट आया है। देवकी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं भाभी, आज मैं विराज के साथ बहुत सख्ती से पेश आने वाली हूँ। उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा ये हम नहीं जानते, इसलिए आप यहीं रुकिए। और हाँ, अपना फोन स्विच ऑफ रखना। मैं जानती हूँ कि उसकी उतनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन डर जब हद से बढ़ जाता है तो बेकार में वो हिम्मत बन जाता है। We should be alert. अरे आप आइए आइए मिसेस वीरानी, आइए बैठिए। तो अब क्या किसी दूसरे न्यूज़पेपरों में छपी खबरों का गुस्सा भी मुझ पर ही उतारेंगी आप? क्योंकि मैं तो बाहर गया था, इसलिए आज मैंने कोई खबर नहीं छापी। आज ना मैं खबर जानने आई हूं ना मांगने, बल्कि आज खबर देने आई हूं। अरे वाह, पत्रकारों को तो हमेशा ही खबरों में दिलचस्पी रहती है, फिर चाहे वो आपसे ही क्यों ना मिले। तो बताइए क्या खबर लाई हैं आप? लिखिए। गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर के चीफ रिपोर्टर विराज देशपांडे एक शादीशुदा औरत को अपने पुराने प्यार का वास्ता देकर तंग कर रहे हैं। अरे रुक क्यों गए आप? लिखिए ना। और वो शादीशुदा औरत और कोई नहीं बल्कि वीरानी परिवार की छोटी बहू मिसेस राजवी वीरानी है। राजवी वीरानी ने विराज देशपांडे से हजारों बार कहा कि ये रिश्ता अब मुमकिन नहीं है। वो अपने परिवार के साथ और अपने पति के साथ बहुत खुश है, इसलिए विराज को अब इस बीते हुए रिश्ते को दफन कर देना चाहिए। लेकिन विराज देशपांडे शायद किसी दिमागी बीमारी के शिकार है, इसलिए आज भी राजवी वीरानी के पीछे पड़े हैं। लेकिन उनकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उनका खुद का अच्छा बुरा क्या है वो समझने के काबिल ही नहीं रहे। लगता है राजवी ने सब कुछ बता दिया तुम्हें। हाँ, सब कुछ। और तुम एक बात ध्यान से समझ लो कि अगर कभी उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी प्यार था तो वो अब मर चुका है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी हरकतों से मरा होगा। प्यार चीज ही ऐसी है, इसे पाने की जिद ही इसे खोने की वजह बन जाती है। मैंने राजवी को क्यों खो दिया उसकी वजह जानती भी हो तुम? नहीं, आई एम वीरानी है उसकी वजह। उस आदमी ने अपने फायदे के लिए मेरा भविष्य बिगाड़ कर रख दिया, मेरे सपने तोड़ दिए, और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आई एम वीरानी तुम्हें जानते तक नहीं विराज, और अगर वो तुम्हें बर्बाद करना चाहते ना तो तुम मुंबई में जी नहीं पाते, उतनी ताकत है उनमें। सारे रास्ते तुम्हारे लिए दीवार बन के रह जाते, नहीं जानते तुम। और तुम पहाड़ से गिरे हो, पहाड़ तुम पर नहीं गिरा, इसलिए तुम्हारे गिरने का दोष तुम उस पहाड़ को मत दो। अरे वो तो ये तक नहीं जानते कि तुम्हारे और राजवी भाभी के बीच में कुछ था। हकीकत तो ये है कि राजवी भाभी तुमसे तंग आ चुकी थी। सिद्धार्थ भाई नहीं तो किसी और से शादी कर लेती, लेकिन कभी तुमसे शादी नहीं करती विराज। और इन सब की वजह सिर्फ तुम। नहीं,
मैं उसकी वजह नहीं हूं। मैं तो आज भी राजवी से बेहद प्यार करता हूं। अगर आयम वीरानी ने मेरे प्यार को छीना है तो उसका गुनहगार आयम वीरानी। अगर राजवी मेरे प्यार को नहीं समझ पाई तो उसकी गुनहगार राजवी है, मैं नहीं हूं। गलत। गुनहगार तुम्हारे भीतर छुपा हुआ ये जहर है, और ये आयम वीरानी का पैदा किया हुआ नहीं, बल्कि आयम वीरानी का बहाना बनाकर ये अंदर ही अंदर उभर रहा है। बस ये जहर तो तुम्हारे भीतर पहले से था विराज, पर शायद तुम ये भूल रहे हो कि इतने जहरीले इंसान के साथ जिंदगी बिताना कोई नहीं चाहता। इसीलिए राजवी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, और तुम्हारी माँ भी तुमसे जल्द ही तंग आकर तुम्हें छोड़कर चली जाने वाली है, क्योंकि उसका बुढ़ापा तुम्हारी दी हुई शर्म के तले दब रहा है। तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो कि जिस चेहरे को मैंने प्यार किया है उसे किसी दूसरे कंधे पर ढला देख मुझ पर क्या बीतती है। तुम नहीं समझ सकती देवकी। समझती हूं मैं, पर अगर तुमने उनसे सच्चा प्यार किया है तो तुम उनके चेहरे की खुशी देखो विराज। कंधा तुम्हारा ना सही, पर उनकी खुशी को तुम अपनी खुशी बना सकते हो। विराज, उन्हें तंग करना बंद करो। मैं यहां आई थी तुम्हें चेतावनी देने कि मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। पर तुम्हें इस तरह यहां देखकर मुझे तुम पे तरस आता है विराज। भटक गए हो तुम। सच्चाई तुम्हारा दिल जानता है, तुम प्यार का मतलब जानते हो, पर तुम्हारी मजबूरी यह है कि तुम अपनी समझ के मुताबिक जी नहीं पा रहे हो विराज। देखो अपने आप को, जरा समझो कि ये जहर तुम्हें किस तरह से मार रहा है। तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, लेकिन फिर भी तुम उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रख रही है। कब तक अपने अंधेरे को ओढ़कर सूरज को यूं ढुटलाते रहोगे? एक बार जागो और देखो चारों ओर की कितनी रोशनी है। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपनों की खुशी में खुश रहना सीखो। अगर उनकी खुशी का एक एक हिस्सा भी तुम्हारे नाम हो जाए ना, तो जिंदगी में दुख जैसा कुछ नहीं रहता विराज। जा रही हूं मैं, पर मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना विराज देशपांडे। मैं तुम्हें सोचने का मौका इसलिए दे रही हूं क्योंकि अगर तुम अब भी नहीं बदले तो तुम्हें जेल भेजना आयम वीरानी के बाएं हाथ का खेल है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी देवकी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देवकी, क्या तुम मेरी ओर से राजवी को जाकर कहोगी कि आज के बाद मैं उसका रास्ता छोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए? आई एम सॉरी देवकी। ये बात जो तुमने कही वो याद रखना विराज। हेलो, हाँ बीबी, मैं बैंक पहुंचते आपको फोन करती हूँ। जी। बापूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बैंक में मेरा पेंशन जमा होता है, वो लेने आया था। और बैंक में गजा भी मिलता है। वो क्या है
कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ ना, सबसे पहला काम तेरी दादी के लिए गजरा खरीदने का करता हूँ। ये एक ऐसा बंधन है जिसके साथ अब भी सांसें जुड़ी हुई है। बाकी बंधन उम्र के साथ ढीले पड़ जाते हैं। पर तू यहाँ क्या कर रही है? वो बापूजी, फिल्म तो अब बंद हो गई ना, तो जिन एग्जिबिटर्स ने पैसे एडवांस में दिए थे वो अब पैसे वापस मांग रहे हैं। बस इसी सिलसिले में बैंक मैनेजर से मिलने आई थी। अब आप भी साथ चलिए ना, मैनेजर से बात करके हम साथ ही घर चलेंगे। ठीक है। मुझे सिर्फ 2 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए मैम। मेरे जो एडवांस के पैसे थे वो मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए हैं। जैसे ही वो पैसे मैं निकालूंगी आपकी बैंक के अकाउंट में मैं ट्रांसफर करवा दूंगी। डेफिनेटली, आपके लिए तो मैं जितना कर सकूं उतना कम होगा। आप बस अपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए एक लेटर लिख दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा मुझसे मैं आपकी ये फैसिलिटी शुरू करा देती हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। आज तक इतनी जल्दी किसी ने कुछ काम नहीं किया बहन जी। मुझे भी थैंक यू कहना चाहिए। नहीं अंकल, देवकी जी का तो मेरे सर पर बहुत बड़ा एहसान है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं उसी बैंक मैनेजर की वाइफ हूँ जिनकी वजह से आप स्विंग एयर की डील में फंस गई थी। हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से मिसेस देवकी शाहव्यानी को भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट करने आए हैं। उनके किए की सजा तो हम लोग अब तक भुगत रहे हैं। मेरे ससुराल वालों ने उनकी मौत के बाद मुझसे रिश्ता भी तोड़ दिया। मैं किसी की मौत की वजह बन गया काका। किसकी बात कर रहे हो? उस बैंक मैनेजर की। पर उसकी मौत तो परदेश में हुई ना, किसी हादसे में। वो नहीं काका, उसका खून हुआ है। ऐसा कौन करेगा? ईश्वर। मेरा एक बेटा दिमागी तौर से कमजोर है। उसकी दवाई और स्पेशल ट्यूशन का खर्च भी बहुत भारी है। अब तो एक ही की पगार में पूरे घर का खर्च उठाना पड़ता है। मेरे मन में बस बहुत दिनों से एक ही बात घूम रही है। जब तक आपसे माफी ना मांग लूं, शायद मेरी तकलीफें दूर नहीं होंगी। मेरे मरहूम पति को प्लीज माफ कर दीजिए देवकी जी। नहीं मैम, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, और प्लीज इसके बारे में आप दोबारा मत सोचिएगा। एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए थैंक यू वंस अगेन। चले बापूजी। हाँ? चले। हाँ, चलो। मैं उसी बैंक मैनेजर की वाइफ हूँ जिनकी वजह से आप स्विंग एयर की डील में फंस गई थी। उसका खून हुआ है। ऐसा कौन करेगा? ईश्वर। बापूजी। हाँ? चलिए। तो चल, मैं धीरे धीरे आता हूँ। ठीक है, गाड़ी वहां रोड के उस तरफ पार्क की है। चलो। उनके किए की सजा तो हम लोग अब तक भुगत रहे हैं। मेरे ससुराल वालों ने उनकी मौत के बाद मुझसे रिश्ता भी तोड़ दिया। मेरा एक बेटा दिमागी तौर से कमजोर है। उसकी दवाई और स्पेशल ट्यूशन का खर्च भी बहुत भारी है। अब तो एक ही की पगार में पूरे घर का खर्च उठाना पड़ता है। मेरे मन में बस बहुत दिनों से एक ही बात घूम रही है। जब तक आपसे माफी ना मांग लूं, शायद मेरी तकलीफें दूर नहीं हुई। मेरे मरहूम पति को प्लीज माफ कर दीजिए।